बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसका एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक हो गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान का रिलेशन बताती है और वो हमें बताती है कि ये दोनों के दरमियान का इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाएं तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी और ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक हो गया। एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है कि एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप और स्पीड ऑफ फ्लूइड का प्रोडक्ट आप जब निकालते हो तो वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पाइप। ठीक है। ये एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हमने इस तरह डिराइव नहीं करना, वो इसकी अपनी प्रॉपर एक डेरिवेशन है और ये जस्ट मैं आपको इसका बेसिक रिलेशन बता रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या करती है, रिलेशन बताती है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप क्या होता है, ये मेरे पास पाइप है। अब पाइप का ये जो फ्रंट वाला एरिया है, ये वाला, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एरिया गया, इसमें से जो फ्लूइड फ्लो करके बाहर आएगा जिस स्पीड के साथ आएगा, जब मैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो मेरे पास कांस्टेंट होगा। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेरे पास एरिया और वेलोसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर इसी एग्जांपल को मैं यूज करूं तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। कैसे? देखो, मेरे पास इनिशियली ये एरिया ज्यादा है, जब इसमें से फ्लूइड बाहर आएगा उसकी स्पीड कुछ और होगी। पर अगर मैं क्या करूं, इस पाइप के आगे यूं फिंगर प्लेस कर दूं, अब मैंने क्या कर दिया, एरिया रिड्यूस कर दिया। जब एरिया रिड्यूस हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप देखते हो फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये एक्चुअल में हमारे पास इस एग्जांपल के जरिए मैंने ये रिलेशन एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप और स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान का रिलेशन आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब चूंकि हम लोग इस तरह तो ऑब्वियसली इसको डिस्कस नहीं करने वाले, हम इसके लिए प्रॉपर एक डेरिवेशन करेंगे। तो अब डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने लिखा हुआ है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अब यहाँ पे पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे, फिर उसके लिए हम लोग डिस्कशन करने के बाद, ये चीज प्रूफ करने के बाद, फिर हम रियल फ्लूइड की भी बात करेंगे। ठीक है। बट पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड flowing for an ideal fluid that is flowing through a pipe, the product of cross section area of pipe and the fluid speed at any point along the pipe remains constant। मतलब कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये बताती है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, ये जी मेरे पास जो शेडेड एरिया है इसको 0.1 कह दो, ये वाला शेडेड एरिया 0.2 है। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है और जो एरिया ऑफ पाइप है इनका प्रोडक्ट लूं, और फिर मैं यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप है इन दोनों का प्रोडक्ट लूं। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है। इसमें मैंने लिखा हुआ कि A1 V1, यहाँ पे एरिया 1 है और यहाँ पे V1 मतलब स्पीड ऑफ फ्लूइड वो V1 है। यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जो इक्वल होगा A2 V2 के। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बच्चों इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको जस्ट इस डायग्राम को समझना है। जब आप ये डायग्राम समझ जाओगे तो इसके लिए जो डेरिवेशन है, उसके लिए जो फार्मूले यूज होते हैं वो हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। वेलोसिटी का S इज इक्वल टू वी टी, रो का हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। तो मतलब कि वॉल्यूम के लिए हर एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही हमने उठाना है और हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे प्रूफ करनी है। बट उससे पहले हम बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। पहले अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम को कि डायग्राम हमें क्या कहती है। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक पाइप है जिसके दो डिफरेंट एरियाज हैं। ये वाला एरिया स्मॉलर है, ये वाला एरिया ग्रेटर है, इसीलिए मैंने इसको A1 का नाम दे दिया, इसको A2 का नाम दे दिया। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड कुछ और होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड कुछ और होगी। तो यहाँ की स्पीड ऑफ फ्लूइड को मैंने V1 का नाम दे दिया, यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड को मैंने V2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी होगी उसको हम रो 1 कह देते हैं, इस पॉइंट पे जो इसकी डेंसिटी है उसको हम रो
2 कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि मैंने एक स्पेसिफिक रीजन जो कि डेल टाइम टी में यहां से एक स्पेसिफिक मैस m1 जो कि इस पाइप में से पास करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, और यहां उसको मैंने जो मैस यहां से मैस ऑफ फ्लूइड यहां से पास करेगा डेल टाइम टी में, उसको मैंने डेल m1 का नाम दे दिया और इसकी डेंसिटी होगी ρ1। ठीक है, सेम यहां पे मैंने क्या किया कि मेरे पास डेल टाइम टी में इस डेल x2 रीजन में से जो मैस ऑफ फ्लूइड पास करेगा वो क्या होगा, डेल m2। ठीक है, और ये कितने टाइम में यहां से पास करेगा, डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, सेम टाइम में क्योंकि जितना मैस यहां से इंटर हो रहा है उतना ही मैस यहां से लीव भी करेगा। ठीक है, देखो बच्चों, इस पाइप में कहीं पर सुराख नहीं है कि वहां से ये लीक कर जाए, सिंक हो जाए, कोई रीजन नहीं, मतलब जितना ये सारा का सारा एक सेम पाइप है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया कंसीडर करूंगा कि जिस रीजन के अंदर एक लेंथ मैंने, लेट सपोज ये डेल x1 मैंने एक लेंथ ले ली। अब जितना डेल टाइम टी में यहाँ पे जितना मैस यहाँ से पास करेगा, डेल टाइम टी में उतना ही मैस जो है तो यहाँ इस पॉइंट से भी पास करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या करती है, वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो फ्रॉम आप लिख लेंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जितने टाइम में यहां से जितना मास निकला उतने ही टाइम में यहां से भी सेम अमाउंट का मास निकल के जाएगा। ठीक हो गया, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि डेल m1 ये इक्वल हो जाएगा डेल m2 के। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाले, हम डेल m1 की वैल्यू निकालेंगे, m2 की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारे पास इक्वेशन का ये जो रिलेशन है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप सेपरेटली m1 m2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो और इसी फार्मूला को भी आगे लेके एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके लिए आसान हो। ठीक है, अच्छा, सेपरेटली अगर आप m1 के लिए वैल्यू निकालते हो तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 4 डेल m1। ठीक हो गया, m1। अब देखो मेरे पास डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं मास की वैल्यू निकालूं तो रो इंटू वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं कि मेरे पास ये जो मास है डेल m1 ये इक्वल हो जाएगा रो 1, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर मास m1 है तो डेंसिटी भी रो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो साथ में वॉल्यूम हो जाएगा वो डेल्टा v आ जाएगा। ठीक हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डेल v आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक हो गया, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और एक पैरामीटर को यहीं पर रहने दूं तो हमारे पास टू लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया ही होता है, चाहे वो लेंथ विड्थ हो या विड्थ हाइट हो या हाइट लेंथ हो, जो भी हो, दो साइड्स का जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं वो हमेशा एरिया कहलाता है। तो मैंने इसी वॉल्यूम को क्या कर दिया, एल क्रॉस ए कर दिया। अब इन दोनों को मैंने एरिया कंसिडर कर लिया, इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एरिया। ठीक है, साथ में लेंथ, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे डेल x1 की फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है तो इसको मैं डेल x1 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डेल x1 कर देंगे, तो मैं लिखता हूं कि जी डेल m1 इक्वल्स टू रो 1 अपनी जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा एरिया, और फिर साथ में डेल x1। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 1 लगा देता हूँ, एरिया यहाँ पे 1 है इस रीजन की, क्योंकि हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपर एंड की बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लोअर एंड ऑफ पाइप। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब बन गया जी रो 1 a1 डेल x1। ठीक हो गया, डेल x अब मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ये मैस, ये जो हमारे पास मैस है जो कि यहां से टाइम t में कवर कर रहा है। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि s इज इक्वल्स टू वी टी, मेरे पास फार्मूला है, तो इसको अगर मैं डेल x कर दूं तो ये मेरे पास वी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं, डेल x को वी टी से रिप्लेस कर देते, तो ये बन जाएगा m डेल m1 इक्वल्स टू
रो वन A1 और यहां पे आ जाएगा मेरे पास V1 डेल टी। ठीक हो गया? नहीं समझ आई? मैंने यहां पे देखो बच्चों क्या किया, वॉल्यूम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की यहां से निकाल के। ठीक है, ए एरिया इनटू लेंथ, फिर लेंथ को हम लोगों ने डेल x1 से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डेल x1 लगा दिया। अब डेल x1 एक्चुअल में डिस्टेंस को बता रहा है हमें, जो कि इस मैस m1 ने टाइम t डेल t में कवर किया। तो उसके लिए मैंने फिर डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ना s इज इक्वल टू वी टी, तो मैंने s को खाली डेल x से रिप्लेस कर दिया, वी टी अपनी जगह पे, तो डेल x की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, v1 डेल t कर दिया। ठीक हो गया? अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। इसको बच्चों आप लोग क्या करो, इसको नाम दो इक्वेशन 1 का। सही हो गया? इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब फॉर M2 के लिए बात करते हैं। ठीक है, आप अगर सिमिलरली इसको यूं भी कर सकते हो, अगर आप इस प्रॉपर डेरिवेशन को नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हो, डेल M2। अब हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं, लोअर एंड के लिए कर रहे हैं, ठीक, अपर एंड के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपर एंड। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखोगे सिमिलरली। ठीक हो गया? सिमिलरली लिख लेने के बाद यहां पे आप क्या लिखोगे, डेल M2 इक्वल्स टू, रो वन है तो इसको रो टू कर दो, A1 है तो इसको A2 कर दो, V1 है तो इसको V2 कर दो, और डेल टी है तो इसको डेल टी ही रहने दो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी डेल टी लिया हुआ है और यहाँ पे भी डेल टी लिया हुआ है। तो यहां से आपको सेकंड M2 के लिए प्रॉपर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपने ये एक M1 के लिए डेरिवेशन कर ली, सेम जो पॉइंट्स इसके लिए निकल के आएंगे वही पॉइंट्स इसके लिए भी निकल के आएंगे। अगर आप करना चाहते हैं डेरिवेशन तो सेम यही प्रोसीजर, बस आपने डेल M2 ले लेना है, फिर रो टू डेल V हो जाएगा, फिर A2 डेल X2 हो जाएगा, और फिर उसकी जगह पे आप ये फार्मूलाज रिप्लेस करोगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया कि सिमिलरली और ये वैल्यू लिख दी। अब आप इसको क्या कर दो, इक्वेशन 2 का नाम दे दो। आपने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आप क्या करोगे कि पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन, इसको मैंने क्या नाम दिया, ए, इसको इक्वेशन ए में पुट कर दोगे। जैसे ही आप इनको इक्वेशन ए में पुट करोगे तो क्या होगा कि मेरे पास इक्वेशन ए में डेल M1 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए डेल M2 की, तो मैं लिख लूंगा रो वन A1 V1 डेल टी दैट इज इक्वल टू रो टू A2 V2 और डेल टी। सही हो गया? अच्छा, अब देखो बच्चों, मेरे पास यहां से डेल टी और डेल टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, रो वन A1 V1 इक्वल्स टू रो टू A2 V2। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यहां पे बच्चों हमने क्या बात की है, हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड लिया है। क्या लिया है, आइडियल फ्लूइड, अगर आपको ये याद हो तो यहां पे आप लिख लोगे कि फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, रो वन जो है ये इक्वल हो जाएगा रो टू के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास रो के। क्योंकि देखो आइडियल फ्लूइड की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड जो है तो वो कंप्रेसिबल नहीं है, वो कंप्रेस नहीं होती, तो कंप्रेस अगर नहीं हो रही तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। तो जाहिर बात है जब मेरे पास यहाँ पे जो एरिया है वो डिफरेंट है, यहाँ का एरिया डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे उसका वॉल्यूम डिफरेंट है होना चाहिए, तो जिसकी वजह से यहाँ की डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ की डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। बट यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया है, तो आइडियल फ्लूइड जो है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि पॉइंट 1 के ऊपर जो उसकी डेंसिटी है सेम डेंसिटी पॉइंट 2 के ऊपर भी है, उसको मैंने रो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, रो A1 V1 इक्वल्स टू रो A2 V2। ठीक है, अब यहां पे देखो तो मेरे पास ये वाली रो और ये रो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही आपस में कैंसिल होंगी तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, यही चीज तो हम प्रूव कर रहे थे कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक हो गया, और ये आगे हमारे पास क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था। ठीक हो गया, तो यहां पे हम आगे लिख लेते हैं जी कांस्टेंट।
तो ये चीज हमने क्या करनी थी, हमने एक्चुअल में प्रूव करनी थी कि हमारे पास हाँ कि इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड और पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड का जो प्रोडक्ट है और इस पॉइंट के ऊपर इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या है, सेम है। तो ये चीज हमने यहां से प्रूव कर ली। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या थी, आइडियल कंडीशन के लिए फॉर आइडियल गैस थी। ठीक है, अच्छा इसी इक्वेशन को आप ना थोड़ा और मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। अब यहां पे देखें ए, अब मैं इसको अगर यूं लिख लूं कि ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक ही बात है ना, अगर इस पॉइंट पे जितना जो वैल्यू है इस पॉइंट पे जो वैल्यू है तो सेम है, तो मतलब कि हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो मैंने ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट कर दिया। अच्छा अब वी क्या है, मेरे पास स्पीड है। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें तो अगर v को मैं लिखूं तो v को मैं कैसे लिखूंगा कि मेरे पास क्या है, s s इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो v मेरे पास बन जाएगा s डिवाइडेड बाई टी। ठीक हो गया ए, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं तो ए और x s को मैंने यहाँ पे डेल x से रिप्रेजेंट किया हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, डेल टी है, जो कि टाइम है वो हमारे पास डेल टी है। ठीक हो गया, अच्छा अब हमारे पास ये देखें तो एरिया इंटू डेल एक्स ये किसके इक्वल है, तो ये हमने यहाँ पे वॉल्यूम के इक्वल लिया था कि नहीं लिया था, एरिया इंटू डेल्टा एक्स लेंथ है ना, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, एंड लेंथ को हम लोग डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, ये कांस्टेंट है, और हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे लिख लेंगे डेल वी ओवर डेल टी। अब ये जो वी है दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ इसके ऊपर ना यूं एरो डाल देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस रहे, ये वेलोसिटी, या इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है पाइप के अंदर, ठीक, और ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो अब ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब कि हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक हो गया, इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो फ्लो और रेट ऑफ वॉल्यूम है, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड है यहाँ पे, और जो यहाँ पे है तो वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब ये तो हमारे पास बात हो रही थी किसके लिए, आइडियल कंडीशन के लिए। अब अगर हम रियल कंडीशन में बात करें, रियल गैस के लिए, ठीक है, अगर ये आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को जो है तो बैक करके इसको ना नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेम अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर रियल गैस हमारे पास फॉर रियल गैस, सॉरी फॉर रियल फ्लूइड, फॉर रियल फ्लूइड तो रो वन इज नॉट इक्वल्स टू रो टू, सिंपल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जी कि हमारे पास ये सेम ही रहेगा, तो रो वन ए वन वी वन इक्वल्स टू रो टू इंटू ए टू वी टू। ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए सिंपल ए वन वी वन आ रहा था, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया है, साथ में इनके रो भी आ गया। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास रियल फ्लूइड के लिए यहाँ का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, यहाँ का वॉल्यूम डिफरेंट होगा, तो जो वॉल्यूम डिफरेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। इस पॉइंट के ऊपर डेंसिटी डिफरेंट है, इस पॉइंट पे डेंसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास ये डेंसिटी का पैरामीटर भी बीच में आ गया है, तो एक ये आ गई। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर अगेन वही काम होगा, रो वन एरिया अपनी जगह पे ए वन, और बल्कि आप इसको यूं पहले कर लो कि रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि ये आगे कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो हमने वन टू का कॉन्सेप्ट भी से खत्म कर दिया। अब रो इक्वल्स टू, सॉरी हम लोग क्या करते हैं, रो ए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे v की जगह पे क्या किया, डेल एक्स ओवर डेल टी लगाए, यहाँ पे भी हम डेल एक्स ओवर डेल टी लगा देंगे, और ये इक्वल है कांस्टेंट के। ठीक हो गया, अच्छा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एरिया इंटू लेंथ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम ओवर डेल टी। ठीक हो गया, तो अब यहां से ये कांस्टेंट, अब वॉल्यूम इंटू रो क्या होता है, तो वो तो मैस होता है, वॉल्यूम इंटू रो क्या होता है, मैस होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है, मैस है, तो इसको हम लोग मैस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एम ओवर डेल टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। सही हो गया, तो ये अब हमें रेट ऑफ मैस
जो कि टाइम डेल टी में यहाँ से फ्लो कर रहा है, जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो कि मैंने आपको इनिशियल बात बताई ना कि जितना मैस यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा है डेल टाइम टी में, और जितना मैस यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा है डेल टाइम टी में, तो वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तभी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देख लें दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो रेट ऑफ मैस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर पूछना है कि सर ये पॉइंट यहाँ से समझ नहीं आया। खैर है, मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको वो चीजें जो कि एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि आपको समझ नहीं आई होंगी। तो बच्चों अगर तो आपको ये कंसेप्ट समझ आया है और इजीली अगर आपने समझा कि हाँ यार ये बड़ा आसान तरीके से सर ने हमें एक्सप्लेन किया, तो फिर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक आप सबने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।